हमारा राष्ट्रवाद था जो संवैधानिक संस्थाओं को हमने बचा के रखा। हमारा राष्ट्रवाद था जो हरित क्रांति लेकर के आए। हमारा राष्ट्रवाद था जो श्वेत क्रांति लेकर के आए। हमारा राष्ट्रवाद था जो कंप्यूटर और आईटी लेकर के आए। हमारा राष्ट्रवाद था जो पंचायती राज व्यवस्था लेकर के आए। हमारा राष्ट्रवाद था जिसने दल बदल कानून को रोकने का काम किया। हमारा राष्ट्रवाद था जो 18 साल के नौजवान को रोजगार देने का काम किया। हमारा राष्ट्रवाद था जिसने नौजवानों को अधिकार देने का काम किया और उन लोगों को अधिकार देने का काम किया जिनको राइट टू फूड से लेकर मनरेगा से लेकर राइट टू वर्क से लेकर हर चीज देने का काम किया। हमने चौथे नंबर की फौज बनाई और पाकिस्तान को 2 टुकड़े करने का काम किया। दोस्तों, पहले मौत दे दी जाए और उसके बाद उस मौत को जश्न में तब्दील कर दिया जाए। आप सोच रहे होंगे आज शुरुआत में ही इस बात का जिक्र इस तरीके से क्यों हो रहा है। दरअसल मौजूदा वक्त में मीडिया का सच जिस भयावह तरीके से उभर कर सामने आया है वो डराने वाला है, क्योंकि इस तरीके का वातावरण बनाते चले जाइए कि कोई भी संवेदनशील व्यक्ति डर जाए, खौफ में आ जाए, उसके भीतर की रूह कांपने लगे, वो घबराने लगे, डरने लगे। हो सकता है उसे मौत भी आ जाए। और जब मौत आ जाए तो इसको बताने से गुरेज बिल्कुल ना कीजिए कि उसकी मौत की वजह हम ही हैं। और देखिए जरा दोबारा इस वीडियो को जिसमें यह शख्स मौत से पहले कैसे थरथरा रहा था, बार बार पानी पी रहा था, अपने दिल पर हाथ रख रहा था और कहीं असहज था, लेकिन वह लगातार अपनी बातों को रख रहा था। खबरों के दौर में ना रहिए बेखबर, हर खबर की हम लेंगे। और देखिए जरा दोबारा इस वीडियो को जिसमें यह शख्स मौत से पहले कैसे थरथरा रहा था, बार बार पानी पी रहा था, अपने दिल पर हाथ रख रहा था और कहीं असहज था, लेकिन वह लगातार अपनी बातों को रख रहा था। दूसरा पक्ष लगातार उसके साथ बदतमीजी कर रहा था, गाली गलौज हो रही थी, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा था जिसको क्यों टेलीविजन पर दिखाया जाए, यह भी एक सोच की बात हो सकती है, लेकिन बिजनेस मॉडल यही है। शिकायत कीजिए, कार्रवाई करवाइए उस पर। अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बयान थाने में कंप्लेंट की भाई दोस्ती इस्लाम और अल्लाह का इस्लाम में फर्क करना जरूरी है। उतना ही रोहित भाई जितना राम का हिंदुस्तान और नथु राम के हिंदुस्तान में फर्क करना जरूरी है। यहाँ पर एक ऐसी स्थिति में भारतीय मीडिया आकर खड़ा हो गया है जिसके भीतर का सच हमको लगता है कि आज टू द पॉइंट स्थितियों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। हम इससे पहले बाकी बातों का जिक्र करें, हमको लगता है इस बहस के भीतर झांकने की कोशिश करनी चाहिए जो बहस चल रही थी और जिस बहस के बाद या उस बहस के बीच में तबीयत बिगड़ी। दिल्ली से सटा हुआ गाजियाबाद का इलाका, गाजियाबाद के भीतर में वसुंधरा का इलाका, वसुंधरा में रहते थे सेक्टर 16 में, तबीयत बिगड़ी तो वहां से लगभग 10 मिनट की दूरी पर यशोदा अस्पताल है, वहां ले जाते स्थिति बिगड़ चुकी थी और कोई बीमारी नहीं थी। कोलेस्ट्रॉल इससे पहले जरा सा ज्यादा एक वक्त हुआ था जब हमने हॉस्पिटल वालों से पूछा और उन्होंने जानकारी दी तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ये एक ऐसी परिस्थिति थी। लेकिन इस परिस्थिति में उन नेताओं पर मत जाइए, उस दौर में जो नेताओं की मौजूदगी थी वो क्या कर रही थी। सवाल है कि हमारे यहां पत्रकार क्या कर रहा था जो स्क्रीन पर बैठा है। ये एक टेस्ट केस है और इस टेस्ट केस के बेसिक एस्पेक्ट को आज समझने की कोशिश कीजिएगा। बहस हो रही थी बेंगलोर को लेकर। बेंगलोर में जो घटना हुई थी वो एक नवीन नाम के शख्स के मैसेज देने पर हुई थी, हंगामा मच गया था। यह नवीन को बताया गया कि वह एक विधायक जो कांग्रेस का है उसके करीब का है। दूसरी स्थिति यह निकल कर आई कि वो नवीन जो है वह बीजेपी के करीब का है। फिर इस बहस में क्यों जा रहे हैं? हमें तो उन परिस्थितियों को बताना दिखाना है जो कि एक संजीदा तरीके से किसी भी मीडिया न्यूज चैनल के भीतर में या अखबार की रिपोर्ट के भीतर वो चीजें झांके कि यह स्थिति है। इन स्थितियों का जब आप विश्लेषण करें तो बड़े निष्पक्ष भाव से आप चीजों को समझ सके। लेकिन हमें लगता है कि आज हमें जिक्र करना चाहिए जो बहस हो रही थी उसमें किन शब्दों का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा रहा था। इसमें जो इस्लामिक स्कॉलर
अतीकुर रहमान के तौर पर थे, उनसे यह बातचीत चर्चा शुरू होती है। एंकर के शब्दों को सिर्फ देखिएगा आप, बाकी चीजों को भूल जाइए, क्या जवाब आ रहा था, क्या जवाब नहीं आ रहा है। पहला सवाल, यह क्या हो रहा है? पोस्ट पसंद नहीं आएगी तो क्या शहर को आग लगा दी जाएगी? एंकर का सवाल है। जवाब जो भी आ रहा है, एसडीपीआई का आदमी पकड़ा गया है ना, पुलिस के हत्थे चढ़ गया है ना। क्या वो आग संबित पात्रा लगाने जा रहे थे या राजीव त्यागी लगाने जा रहे थे, जो आप इस तरीके से बोल रहे हैं? कह दीजिए कि मंदिर बचाने जा रहे थे। आग लगाने कौन गया था, बचाने कौन गया था, नारे कौन लगा रहा था, क्या लगा रहा था? आपने नारा सुना था, या जब नारे लगाए जा रहे थे अपने आंख नाक कान सब बंद कर लिए थे? आप हिंदू मुस्लिम का एंगल लेकर आना चाहते हैं क्योंकि यह आपको सूट करता है। इसके बाद बात आगे बढ़ती है, कोई एक रेफरेंस आता है राजस्थान का, उस राजस्थान के बाद रेफरेंस के बाद स्थिति आती है कि हम आपको बताते हैं, जरा कान खोलकर सुनिए। ये सारे संवाद एंकर के हैं। संबित पात्रा जी से पूछिए ऐसी गंदी ओछी हरकत क्यों करते हैं। 3 दिन पहले असम के एक प्रोफेसर ने पोस्ट लिखा भगवान राम को लेकर विवादित, उसके खिलाफ एफआईआर की गई। कोई आग लगाने सड़कों पर नहीं उतरा, किसी ने पत्थर नहीं बरसाए, एक एमएलए के घर में आग नहीं लगा दी। असम के एक प्रोफेसर ने पोस्ट लिखा भगवान राम को लेकर, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई, कोई आग लगाने नहीं गया। आप आग लगाने को जस्टिफाई कर रहे हैं, बहानेबाजी कर रहे हैं, तो यह भी बता दीजिए आप बहुत बड़े लिबरल हैं, सेकुलर हैं। एक पकड़ा गया है आप मुजाम्मिल पाशा, तो आपको इतनी तकलीफ हो रही है। आप एसडीपीआई को बचाने की भूमिका में हैं, उसकी एक भूमिका बना रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि जो भी अपराधी है उसको जेल में डाल दो, फांसी दे दो। ये आप कह रहे हैं सबको जेल में डाल देंगे तो आप क्या करेंगे? बहुत बढ़िया। और अचानक झटके में एंकर ताली बजाने लगता है। ये टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहा है, मतलब आप बहुत बड़े लिबरल सेकुलर बुद्धिजीवी हैं और इन दंगाइयों की कारतूत पर पर्दा डालने के लिए आप कहां से उदाहरण ला रहे हैं। लानत है ऐसी सोच पर जो ऐसे कारतूतों को छुपाने के लिए अपने कारतूतों को लेकर उठाए और फिर छुपा दे। आप मेरी चादर को गंदी बता रहे हैं, मैंने तो उससे भी ज्यादा गंदी चादर देखी है। ये कह रहे हैं आप कि गंदी चादर पूरे शहर में घुमाऊंगा फिर आग लगा दूंगा। सामने से उस शख्स ने कहा कि नहीं, करणी सेना का इस्तेमाल बीजेपी करती है, संबित पात्रा इसका डिफेंड कर रहे हैं। तो फिर सवाल होता है, आप संबित पात्रा करणी सेना को डिफेंड कर रहे हैं तो क्या आप एसडीपीआई को डिफेंड करेंगे? तो आप भी इन आतंकवादियों को, इन गुंडों को, इन दहशतगर्दों को, दंगाइयों को डिफेंड कर रहे हैं जो आग लगा दी गई पूरे शहर में। आपके दावे से फांसी नहीं होती, सामने वाला शख्स बोल रहा है जो अपराधी है उसको फांसी दी। यहां से आवाज आई एंकर की, आपके दावे से फांसी नहीं होती, यह सड़क तंत्र नहीं है। फेसबुक की पोस्ट पसंद ना आए तो आग लगा दो और आपका मन करे तो जेल में डाल दो, फांसी चढ़ा दो। कानून है, पुलिस है, एजेंसी है, ये तय करती है। क्यों नहीं आप शिकायत दर्ज कराने का मादा रखते हैं? क्यों नहीं इंतजार कर सकते थे? क्यों आग लगा दी गई? तब फिर उस शख्स ने कोई उदाहरण दिया, उस शख्स के काउंटर में कुछ और उदाहरण का जिक्र। आप राजस्थान का उदाहरण क्यों दे रहे हैं? अबू धाबी का दे दीजिए, वहां से कुछ चीजें ले आइए। सऊदी अरब का उदाहरण दे दीजिए, सीरिया का ले आइए, वहां से कुछ निकाल कर ले आइए। और जो आप मीडिया की जिम्मेदारी कर रहे हैं, तो मीडिया तो आग नहीं लगा रहा था, मीडिया कर्मी तो आग में नहीं झोंक रहे थे। और मीडिया, आप कह रहे हैं मैं अभी कुछ कह दूंगा तो आप मेरे खिलाफ नारे लगाने लगेंगे, कल घेर लेंगे, सड़क पर उतर जाएंगे। दोगलापन क्या होता है ये बताने की जरूरत नहीं, जनता सब कुछ देख रही है, वो तय करेगी। यह एक भूमिका है शुरुआत की भूमिका पहले 10 मिनट के संवाद के भीतर के एंकर्स के ये शब्दों की भूमिका है। इससे हटकर कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। हम जब फोर्थ स्टेट का जिक्र कर रहे हैं तो फोर्थ स्टेट का जिक्र संविधान द्वारा निर्धारित की गई चीजों के आधार पर कर रहे हैं और उसमें यह मानकर चल रहे हैं कि 3 स्टेट अगर फेलियर हो जाएंगे तो फोर्थ स्टेट का काम निगरानी करना है। लेकिन फोर्थ स्टेट अगर किसी एक स्टेट के साथ खड़ा हो जाए या सारे स्टेट्स सत्ता के साथ खड़े हो जाएं और उसके शब्द में अपने शब्दों को बोलने लगेंगे तो फिर बौद्धिकता कोई मायने नहीं रखेगी, तथ्य कोई मायने नहीं रखेंगे। संवाद का स्तर इतने नीचे गिर जाएगा और उसके बाद एक शोर होगा, एक हंगामा होगा और आपके जहन में यह सवाल आएगा कि यह दरअसल टीआरपी का संकट है। हमें लगता है यह टीआरपी का संकट नहीं है।
उसका जीवंत उदाहरण कई हम दे सकते हैं कि यह टीआरपी का संकट नहीं होता है। टीआरपी के जरिए पूरे के पूरे टेलीविजन मीडिया का जो न्यूज सेक्शन है उसके लिए 2,500 करोड़ ही है, जो कि इस दौर में थोड़ा और कम ही हो गया है, विज्ञापनों की कमी हो गई है। तो 2 से 2,500 करोड़ के बीच में जब सारे न्यूज चैनलों को उस दायरे में आ जाना है तो क्या उसकी होड़ है? हमको लगता है यह मौजूदा वक्त में पत्रकारों की अज्ञानता का घोतक है। मौजूदा वक्त में यह मीडिया संस्थानों के मालिकों का मौजूदा सत्ता के सामने रेंगने की स्थिति है। यह मौजूदा वक्त में अपने अस्तित्व को कैसे बरकरार रखा जाए और उसको लोकप्रिय इस आधार पर बनाया जाए कि जो भी सत्ता है उनके शब्दों का इस्तेमाल अगर हम करने लगेंगे तो हम लोकप्रिय हो जाएंगे। यह अंदाज है वो। इसके पीछे कोई एक बिजनेस मॉडल नहीं है। यह एक ऐसा मॉडल है जिसमें आप स्टेट के साथ यह सोचकर खड़े होते हैं कि अगर नहीं खड़े होंगे तो मारे जाएंगे, और स्टेट भी इस भूमिका में आ जाता है। स्टेट का मतलब मौजूदा राजनीतिक सत्ता ही होती है। सत्ता इस बात का अनुभव आपको लगातार कराती है कि आप हमारे साथ नहीं खड़े होंगे तो मारे जाएंगे। और जहां तक टीआरपी की बात है, बहुत सारे प्रयोग ऐसे हैं और इसके जीवंत उदाहरण तो हम खुद ही हैं। चाहे वो आज तक हो, चाहे वो एबीपी न्यूज हो, चाहे वो सहारा न्यूज हो, चाहे वो एनडीटीवी न्यूज हो, चाहे वो जी न्यूज ही क्यों ना हो, तमाम जगहों पर जब जब प्रोग्राम लोगों के सरोकार से जोड़कर तथ्यों के साथ जमीनी रिपोर्टिंग को जोड़ा जाता था, लोग उसको देखने के लिए इंतजार करते थे। और उसके आगे के प्रोग्राम में और उसके पीछे के प्रोग्राम में जिस तरह की विभत्स स्थितियां दिखाई जाती थी, वो कोई भी घटना हो सकती है। वो भूत प्रेत को याद कर लीजिए, वह खली को याद कर लीजिए, वह आप किसी को भी याद कर लीजिए, किसी भी रूप में याद कर लीजिए। हर दौर में हमने देखा समझा है मीडिया में काम करने के दौरान, अगर आप वाकई इस देश के भीतर के ब्लैक एंड व्हाइट को पकड़कर लाते हैं और उससे लोगों के इमोशन उसमें जुड़े होते हैं तो उसको टीआरपी हमेशा ज्यादा मिलेगी, वो ज्यादा लोग देखे जाएंगे। लेकिन उसमें बड़ी मेहनत मशक्कत होती है, उसमें एक बड़ा विजन होता है, उसमें एक पूरी टीम वर्क होती है, रिपोर्टिंग होती है, लोगों के साथ जुड़ाव होता है। और वो सवाल सीधे सीधे हर उस सत्ता को करता है जो सत्ता पंचायत स्तर पे हो, जो सत्ता विधानसभा के स्तर पर हो, जो सत्ता केंद्र में बैठी हुई हो। और मौजूदा वक्त में केंद्र ने जो भारत के भीतर का चौखंबा राज था ना, पंचायत से चलकर संसद तक पहुंचता था, मौजूदा सत्ता की यह सबसे बड़ी उपलब्धि है कि किसी गांव में भी कोई घटना हो जाती है तो वहां इस देश के प्रधानमंत्री का नाम ले लिया जाता है। और दिल्ली में भी कोई घटना होती है तो देश के प्रधानमंत्री का नाम ले लिया जाता है। सीमा पर भी कुछ हो जाए तो प्रधानमंत्री का नाम ले लिया जाता है। ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है, क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। वो सेना की कमजोरी है। मतलब देश में सर्जिकल स्ट्राइक हो तो वो सरकार की मजबूती है, और अगर घुसपैठ हो गई तो सेना की कमजोरी है। इस तरह के भी लोग आजकल अपने एंकरिंग करते हैं। और देश के भीतर में कोई छोटा बड़ा स्कैम हो जाए या उपलब्धि हो जाए तो भी प्रधानमंत्री का नाम आ जाता है। इसका मतलब है कि झटके में पूरा सिस्टम एक व्यक्ति के दायरे में आ गया, या उस व्यक्ति ने अपने कैनवास के दायरे में उस पूरी व्यवस्था को ले लिया जिस व्यवस्था का खांचा बनाया गया था संविधान के मद्देनजर, और संविधान धीरे धीरे गायब हो गया। तो ये फोर्थ स्टेट की भूमिका भी धीरे धीरे खत्म होती गई, और खत्म होने के बाद अज्ञानता कहें, नासमझी कहें, या फिर एक बहुत ही शातिरपना कहें, जिसमें आप सत्ता के अनुकूल शब्दों को रखकर अपनी स्थितियों को मजबूत करते हैं, यह भी एक सच है मौजूदा वक्त का। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक मौत हुई है, बहुत चर्चा हो रही है उस मौत की, क्योंकि वो मौत टेलीविजन की एक बहस के दौरान या उसके बाद तुरंत हुई है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रवक्ता थे राजीव त्यागी, और वो एक चैनल के डिबेट में भाग ले रहे थे, और उसके बाद तुरंत दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। जबकि डॉक्टर का कहना है कि उनका जो कार्डियक अरेस्ट है वो बहस के दौरान ही हुआ था, और उसके बाद वो नहीं रहे। उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और उसके तुरंत बाद वो लुढ़क गए। मैं सिर्फ एक लाइन में यह कहना चाहता हूं कि टेलीविजन की ये बहसें बंद होनी चाहिए। ये बहस है भी नहीं, ये वैचारिक मॉब लिंचिंग है।
दरअसल शाम के वक्त टेलीविजन पर जो खिड़कियां सजा ली जाती हैं वो इसके अलावा कुछ नहीं है कि वैचारिक तौर पर वो विरोधी आवाजों की मॉब लिंचिंग करते हैं। इसमें एंकर शामिल होता है, इसमें उसके बुलाए हुए प्रिय मेहमान शामिल होते हैं जो अनिवार्यता सत्ताधारी पार्टी के होते हैं, आरएसएस के प्रवक्ता होते हैं और चोर दरवाजे से किसी खिड़की में फिट किए गए एक और प्रवक्ता होते हैं आरएसएस या बीजेपी के, जिन्हें कभी आप राजनीतिक विश्लेषक कह देते हैं, कभी आप संघ के विचारक कह देते हैं, कभी आप प्रोफेसर कह देते हैं, कभी आप चिंतक कह देते हैं। ये राजीव त्यागी की मौत साधारण मौत नहीं है, ये एक हत्या है जिसकी पृष्ठभूमि बरसों से बन रही थी। अभिषेक श्रीवास्तव ने अपने टाइमलाइन पर लिखा है फेसबुक पर कि प्रभाष जोशी की मौत के साथ ही यह अंदेशा हो चला था कि टेलीविजन के पर्दे पर किसी दिन किसी की मौत होगी, टेलीविजन के स्टूडियो में किसी दिन किसी की मौत हो गई और वो दिन होगी और वो दिन आ गया। हमको सचेत होना चाहिए इस बात को लेकर, और मैं ये साफ साफ कहना चाहता हूं कि टेलीविजन के दंगाई पत्रकार, उन दंगाई पत्रकारों के सरपरस्त संपादक और उन दंगाई संपादकों के सरपरस्त मालिक मिलकर इस देश के टीवी के दर्शकों का ही नहीं, इस देश की साधारण जनता के मानस की भी मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। मॉब लिंचिंग केवल खेतों में नहीं हो रहा, केवल खलिहानों में नहीं हो रहा है, केवल पहलू खान का नहीं हो रहा है, केवल तबरेज अंसारी का नहीं हो रहा है, टेलीविजन के पर्दे पर बैठकर इस देश की साधारण जनता की मॉब लिंचिंग की जा रही है और आप समझ नहीं पा रहे हैं। और जब तक आप समझेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आपने जो देखा है, राजीव त्यागी की मौत दरअसल भारत के टेलीविजन पत्रकारिता का सबसे भयावह एक काला पन्ना है जिसे न पोंछा जा सकेगा न धोया जा सकेगा। तमाम लफ्फाजियां हो सकती हैं, तमाम बातें हो सकती हैं कि उस दौरान नहीं हुई मौत, उसके बाद हुई। यह भी कहा जा सकता है कि किसी बहस से अगर किसी की जान चली जाए तो संपादक का क्या लेना देना, पत्रकार का क्या लेना देना, एंकर का क्या लेना देना, मालिक का क्या लेना देना। क्या आप तब भी यह सवाल करते जब राजीव त्यागी की जगह मौत किसी बीजेपी प्रवक्ता की होती? वो दिन ना आए, वो दिन नहीं आया, यह सिर्फ इत्तेफाक है, लेकिन वो दिन लाने में इस देश के टेलीविजन चैनलों ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। और अब बारी जनता की आ गई है। हो सकता है कि आप अपने घरों में बैठे हुए, आपके माता पिता, आपके बुजुर्ग, आपकी मां टेलीविजन देख रही हो और उन्हें दिल का दौरा पड़े, क्योंकि इसकी भूमिका बन रही है, इसकी भूमिका बना दी गई है और इसकी भूमिका जानबूझकर बनाई गई है। भारत के टेलीविजन संपादकों ने एक खास व्यवस्था के सामने हथियार डाल दिए हैं और मैं तो कहूंगा कि एंकर और संपादकों से ज्यादा मालिक गुनहगार है इस रवैये के लिए, क्योंकि वो प्रोवोक करते हैं अपने एंकर्स को इस तरह की दंगाई बात करने के लिए, वो प्रोवोक करते हैं अपने पत्रकारों को दंगाई पैकेजेस लिखने के लिए, वो प्रोवोक करते हैं अपने पत्रकारों को दंगाई भाषा का इस्तेमाल करने के लिए। इस देश के टेलीविजन चैनलों के मालिकों और संपादकों ने न्यूज़रूम के अपने चेहरों को दंगाइयों के कारखाने में बदल दिया है। यह बात हमको स्वीकार करनी पड़ेगी और यहां से बात शुरू करनी पड़ेगी, तब जाकर राजीव त्यागी की मौत के कारणों को हम समझ सकेंगे। क्योंकि उसी समय जयचंद संबित पात्रा कह रहे थे कि संबित पात्रा की भाषा प्रवक्ता की भाषा है। नहीं, संबित पात्रा की भाषा एक उठाईगीर, एक लंपट, एक मवाली की भाषा है और चाहे तो मेरे खिलाफ मुकदमा करा सकते हैं। और इस देश के लंपटों को टेलीविजन चैनलों के बक्से में प्रवक्ता के नाम पर फिट कर दिया जा रहा है। क्या टेलीविजन चैनलों के मालिक और संपादक जानते नहीं कि जिस भाषा का इस्तेमाल, जिस शब्दावली का इस्तेमाल, जिस सोच का इस्तेमाल टेलीविजन की खिड़कियों में प्रवक्ताओं के नाम पर बैठे हुए चेहरे करते हैं, वो नहीं किए जा सकते। वो सभ्यता के किसी दायरे में नहीं आते, वो भाषा, संस्कार, शैली और शिल्प के किसी दायरे में नहीं आते। और इन सब के बावजूद ये जारी है, तो इसका मतलब है कि ये सचेत तरीके से किया जा रहा है। जानबूझकर उन आवाजों, उन चेहरों, उन शब्दावलियों को एस्टैब्लिश कर दिया गया है जो इस देश में एक दंगाई वातावरण बनाते हैं, नफरत का माहौल बनाते हैं।
क्या जिन पत्रकारों के सामने जयचंद का नाम लिया गया है वो जानते हैं जयचंद का इतिहास? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए पत्रकार नहीं जानते कि पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच का रिश्ता क्या था। वो नहीं जानते कि जयचंद भी एक राजा था। वो नहीं जानते कि पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद के साथ क्या सलूक किया था। वो नहीं जानते कि संयोगिता जयचंद की बेटी थी। किस तरह की बात करते हैं? तो कुल मिलाकर एक मूर्खाना तरीके का माहौल टेलीविजन पर जानबूझकर बनाया गया है, बनाया जा रहा है और उसमें दहशत खोली जा रही है। और यह दहशत केवल प्रवक्ताओं पर नहीं है, यह दहशत साधारण लोगों पर है, दर्शकों के लिए है। टेलीविजन के बक्से में जिन चेहरों को फिट किया जा रहा है उनके जरिए इस देश की जनता को डराया जा रहा है। यही संबित पात्रा टेलीविजन के पर्दे पर बैठकर मुसलमानों को धमकी देता है। यही संबित पात्रा टेलीविजन के पर्दे पर बैठकर यह धमकी देता है कि टीका लगाने से कोई हिंदू नहीं हो जाता। मतलब बीजेपी की पूजा करना जरूरी है हिंदू होने के लिए। तब आपने भगत सिंह को नहीं पढ़ा है, तब आप जानते नहीं इस देश की परंपरा क्या रही है, तब आप जानते नहीं इस देश की बौद्धिक विरासत क्या रही है। आपने प्रेमचंद को भी नहीं पढ़ा और संबित पात्रा ने नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, इस देश के टेलीविजन चैनलों के पत्रकारों ने क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि इस देश के टेलीविजन चैनलों के मालिक मानते हैं कि उसके एंकरों का सवाल पूछने लायक बौद्धिक स्तर पर पहुंचना जरूरी नहीं है। तो कुल मिलाकर पूरी बहस का पैमाना लंपटपन है, गिरावट है, मर्यादा से गिरना है। संबित पात्रा एक लंपट भाषा का इस्तेमाल करते हैं और एंकर उससे ज्यादा गिरे हुए स्तर पर उसको ले जाता है ताकि माहौल दहशत भरा लगे, खौफ पैदा हो इस देश के खास तबके में, खौफ पैदा हो इस देश के मुसलमानों में, खौफ पैदा हो इस देश के दलितों पिछड़ों में। आज तक चैनल ने और इस देश के तमाम चैनलों ने टेलीविजन चैनल पर करणी सेना के प्रमुख को बुलाया और इस बात के बावजूद बुलाया कि उसने संजय लीला भंसाली की गर्दन काट देने के लिए इनाम रखा था। मतलब गर्दनें काट देने वाले मवाली इस देश के टेलीविजन चैनलों पर बैठकर उसकी भाषा, उसके डिस्कोर्स तय करते हैं। तो फर्क क्या रह गया करणी सेना के प्रमुख में और टेलीविजन चैनल पर बैठे हुए एंकर में? आप सब उसी भाषा में जा रहे हैं, आप सब उसी शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं और जानबूझकर कर रहे हैं। मैं इसलिए एक बड़ी तस्वीर की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं कि टेलीविजन चैनलों के जरिए जो दहशत कायम करने की कोशिश की जा रही है और बहुत हद तक यह संभव हो पाया है, उसके लिए बहुत मेहनत की है टीवी चैनलों के पत्रकारों ने, टीवी चैनलों के संपादकों ने, टीवी चैनलों के मालिकों ने, क्योंकि उन्हें यह सूट करता है। और यह सूट इसलिए करता है कि वो सत्ता के केंद्र में जिन चेहरों, जिन दलों, जिन आवाजों को कायम रखना चाहते हैं उनके लिए वो भाषा सुटेबल है। मैं मान ही नहीं सकता कि संबित पात्रा की भाषा के बगैर टेलीविजन का काम नहीं चल सकता। मैं मान ही नहीं सकता कि संगीत रागी जैसे आदमी की भाषा के बगैर टेलीविजन चैनलों का काम नहीं चल सकता। बिल्कुल चल सकता है, लेकिन मालिकों को पसंद नहीं है कि कोई सेंसिबल तरीके से बात हो। इसीलिए जब शाहीन बाग में आंदोलन होता है तो आंदोलनकारियों को आतंकवादी कहने वाले लोगों को टीवी चैनलों के डिबेट में जगह दी जाती है। उन्हें वो लोग मुसलमानों के नाम पर सूट करते हैं जो टोपी लगाते हैं, जो दाढ़ी रखते हैं और जो पायजामा पहनते हैं ऊंचे पांचे का। उन्हें पढ़ा लिखा मुसलमान भी पसंद नहीं, उन्हें पढ़ा लिखा हिंदू भी पसंद नहीं, उन्हें पढ़ा लिखा ईसाई भी पसंद नहीं, उन्हें पढ़े लिखे छात्र नौजवान पसंद नहीं। टेलीविजन चैनल को लंपट पसंद आते हैं, उठाईगीर पसंद आते हैं, मवाली पसंद आते हैं और इसी हिसाब से पूरा डिस्कोर्स तय किया जा रहा है। हमको राजीव त्यागी की मौत के बहाने भी, और मैं कहता हूं कि हत्या के बहाने भी, बहुत साफगोई के साथ टेलीविजन चैनलों के डिबेट्स का बहिष्कार करना चाहिए। हम जानते हैं कि हमारी ताकतें सीमित हैं, हम जानते हैं कि इस देश के लोगों के मन में टेलीविजन चैनलों ने जो जहर बोया है उसे आसानी से निकाला नहीं जा सकता, लेकिन एक कोशिश करनी चाहिए। और इसलिए नहीं करनी चाहिए कि खतरा हमारे ऊपर है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि इस टेलीविजन चैनलों ने, इन टेलीविजन चैनलों के एंकरों और संपादकों ने हमारे बाल बच्चों के खिलाफ, इस देश की अगली पीढ़ी के खिलाफ, इस देश की नई पीढ़ी के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है।
वो हमारे बच्चों को जाहिल बना देना चाहते हैं, वो हमारे बच्चों तक को दंगाई बना देना चाहते हैं, वो हमारे बच्चों तक को नासमझ बना देना चाहते हैं। तो मैं हाथ जोड़कर आपसे कहता हूं कि इस देश के टेलीविजन चैनलों की बहसों का बहिष्कार कीजिए, उन दंगाई एंकरों का बहिष्कार कीजिए जिन्होंने हमको और आपको अपने आतंक की फैक्ट्री का मोहरा भर समझा है, मसाला भर समझा है। आज सवेरे सवेरे मेरे एक मित्र का फोन आया और मैंने उनसे कहा कि यह बात बहुत परेशान करने वाली है, राजीव त्यागी की मौत। उन्होंने कहा कि आप क्या बात करते हैं, एक महिला एंकर ने आप इस बात पर गौर कीजिएगा, एक महिला एंकर ने बहुत दबे जुबान में यह बहुत तकलीफ के साथ कहा कि आज सुबह से शाम तक मेरा वक्त इसी में बीत जाता है कि शाम की डिबेट में मैं किसी मुद्दे को हिंदू मुसलमान में कैसे बदल सकती हूं। मतलब इस देश के टेलीविजन चैनलों का पूरा वक्त यह सोचने में जाता है कि कोई भी मुद्दा हिंदू मुसलमान हो सकता है कि नहीं, एंटी दलित हो सकता है कि नहीं, दंगाई हो सकता है कि नहीं, सांप्रदायिक हो सकता है कि नहीं, किसी खबर के जरिए नफरत बोली जा सकती है कि नहीं, आम जनता को डराया जा सकता है कि नहीं। और जब तक डर नहीं पैदा होता इस देश के टेलीविजन चैनलों के संपादकों को, एंकरों को, मालिकों को मजा नहीं आता। मतलब टेलीविजन चैनलों के डिबेट्स, उनके शोज मजे के लिए हैं, और वो मजा है आतंक, वो मजा है दहशत, वो मजा है बेईमानी, वो मजा है खराब भाषा, वो मजा है लंपटपन। संबित पात्रा क्या इस देश के पढ़े लिखे लोगों की नुमाइंदगी करते हैं? संबित पात्रा या उनकी तरह के तमाम लोग क्या इस देश के साधारण जनमानस, सोच समझ वाले लोगों की नुमाइंदगी करते हैं? किसी भी चैनल की हिम्मत क्यों नहीं होती कि आप प्रवक्ताओं की भाषा और शैली को भी देखें, आप अपने मेहमानों की भाषा और शैली, उनकी सोच समझदारी को देखें? नहीं देखते। इसलिए नहीं कि वो देखना नहीं चाहते, इसलिए कि यही दंगाईपन उन्हें चाहिए, इसलिए कि यही आतंक उन्हें चाहिए, इसलिए कि यही दहशत उन्हें चाहिए। बहुसंख्यकवाद के लिए मरे जा रहे टेलीविजन चैनलों के एंकर, संपादक और मालिकों ने इस देश के साधारण लोगों के लिए एक नासूर का गड्ढा बना दिया है और हम सब उस गड्ढे में झोंक दिए गए हैं। आज हमको, आपको, सबको मिलजुल कर यह सोचना पड़ेगा कि राजीव त्यागी पहले हैं, आखिरी नहीं है। आप नहीं मरते टेलीविजन चैनल के स्टूडियो में, यह केवल इत्तेफाक है। आप नहीं मरते टेलीविजन चैनल के डिबेट में अपने घर में बैठकर, यह केवल इत्तेफाक है। लेकिन आप अपने घरों में बैठे हुए भी मर सकते हैं, आपके किसी अपने की जान जा सकती है, क्योंकि जिस दंगा परस्त भाषा का इस्तेमाल, दंगाई सोच का इस्तेमाल, नफरत भरी जुबान, सोच समझदारी का इस्तेमाल टेलीविजन के बक्से में किया जा रहा है, उसने हमको, आपको, इस देश के साधारण लोगों को, मजदूरों को बहुत बड़ी मुसीबत में झोंक दिया है, बहुत बड़े खतरे में डाल दिया है। हमको इस खतरे से लड़ना पड़ेगा। सवाल इस एंकर या उस एंकर का नहीं है, सवाल इस चैनल या उस चैनल का नहीं है, सवाल इस मालिक या उस मालिक का नहीं है। इन सब की जरूरतें चलती रहेंगी, क्योंकि इन्हें यही करना है, इन्हें दंगा ही भड़काना है, इन्हें नफरत ही फैलानी है, इन्हें मुसलमानों को गाली ही देनी है, इन्हें हर चीज में हिंदू मुसलमान ही खोजना है। लेकिन हमको और आपको जीना है। जिंदगी से बड़ी चीज कुछ भी नहीं होती, और बेहतर होगा कि हम लोगों को जीवित रखने के लिए कोशिश करें। जो लोग हमको और आपको लड़ाकर मौत का सामान तैयार कर रहे हैं, उनके लिए ही राहत साहब ने कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो टेलीविजन चैनलों के संपादकों, पत्रकारों, काम करने वाले मुलाजिमों, मालिकों, सोचो, आग तो लगा दोगे, लेकिन अगर ये आग लगेगी तो केवल राजीव त्यागी के घर तक नहीं रहेगी, वो फैलेगी तो क्या क्या जलाएगी, क्या क्या खत्म करेगी, कोई नहीं जानता। ये आपके, हमारे हाथ में नहीं है। आज के लिए बस इतना ही।